भौतिक विज्ञान 12th क्लास अनसॉल्व की सीरीज चल रही थी, जिसमें 2 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, सेट BS और VT। अब तीसरे सेट की शुरुआत करते हैं। सेट है 346 VU। पहले पार्ट में दे रखे हैं 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया गया विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो देखिए, जहाँ भी तरंगें उत्पन्न होती हैं तो वहाँ पर आवेश गति करता है, तभी तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो एक त्वरित आवेश के कारण ये ऑप्शन आपका सही होगा। प्लांक नियतांक की विमा समान है। तो प्लांक नियतांक आता किस में है? फोटॉन की ऊर्जा E होती है h न्यू। E होती है h न्यू। तो यहाँ से h का मान निकाल लीजिए, क्योंकि h है प्लांक नियतांक। तो h बराबर हो जाएगा H बराबर हो जाएगा E में न्यू। और E न्यू है आवर्ती, आवर्ती का उल्टा क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। तो E जो है आपका ये ऊर्जा है, इसका मात्रक क्या होता है? बल गुणा में दूरी। और T क्या है? समय। इसका मात्रक होता है सेकंड। तो बल गुणा दूरी गुणा में समय, यही प्लांक H की विमा होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया गया है एक समान विद्युत वाहक बल यानी E1 बराबर E2 है तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 बराबर R2 दिया गया है कि 2 आदर्श बैटरियां समांतर क्रम में जोड़ी गई। ध्यान रखें किस क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं। इनका तुल्य विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध r होगा। ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं किस क्रम में जोड़े गए हैं? तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम में जब प्रतिरोध जोड़े जाएंगे तो सूत्र हो जाएगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। यहाँ से r का मान निकाल लेते हैं। अब समांतर क्रम में जब जोड़ा जाएगा तो तुल्य धारा कैसे प्राप्त होगी? I बराबर I1 प्लस में I2। अब E बराबर क्या होता है? I इंटू में R। तो I बराबर क्या हो जाएगा? E में R। इसी सूत्र से आते हैं। E में R, E1 में R1, E2 में R2। ऐसे हम ले लेते हैं E1 R2 प्लस में E2 R2, R1 में R1 प्लस R1 इंटू में R2 हो जाएगा। अब चूंकि E1 बराबर E2 दिया गया है, R1 बराबर R2, यानी सबके मान इक्वल हैं, तो यहाँ रख देते हैं। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर थोड़ा सा और ये ध्यान रखते हैं, यहाँ R किस में है? डिवाइड में। नेक्स्ट लाइन में इसको यहाँ जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके R, और R की वैल्यू कितनी दी गई है? R1 R2 में R1 प्लस R2। तो R1 R2 में R1 प्लस R2, R1 से R1 R2 से कट जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा E1 R2 प्लस में E2 R1 में R1 प्लस में R2। चूंकि E1 बराबर E2 दिया गया है, R1 बराबर R2 दिया गया है, जब ये मान रख देंगे तो प्राप्त हो जाएगा E1 बराबर E2 बराबर में E1 बराबर है। एक विकल्प ये रहा होगा। दूसरा क्या है? R1 ग्रेटर देन होगा R से, और R2 भी ग्रेटर देन किससे होगा? R2 से होगा। अगला ऑब्जेक्टिव दिया गया है जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि का अपमिश्रण किया जाता है तो अर्धचालक की चालकता पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो चालकता बढ़ जाती है। फिर ध्यान से सुनना, जब किसी अर्धचालक में कोई अपद्रव्य या कोई अशुद्धि या कोई इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो क्या होता है? चालकता बढ़ जाती है, इसीलिए मिलाया जाता है, चालकता बढ़ाने के लिए। ठीक, पहले का डा क्वेश्चन आपका क्या है? आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसे छोड़ देते हैं। पहले का डा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसे छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है पहले का 4, सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। यानी सही विकल्प हमको क्या करना है? चिन्हित करना है। दिया गया होगा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, तो हम पढ़े भी हैं। देखिए, मीटर का प्रतिरोध कम होता है लेकिन वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है, अधिक हो गया। अब आते हैं, आखंड पढ़ लिए थे, अब आते हैं वाखंड पर। वाखंड में शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का।
यदि एक परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तब इसका आयनन विभव ज्ञात कीजिए। देखिए आयनन विभव क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा से अनंत कक्षा में भेजने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती वही क्या कहलाती है, आयनन विभव कहलाती। तो आयनन ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, ई अनंत माइनस का ई बन जाकर। अब ई एन बराबर क्या होता है, माइनस का 54 एन अपान में एन स्क्वायर होता है। एन का मतलब जिस कक्षा में भेज रहे हैं, जिस कक्षा से जा रहा है उसका मान होता है। तो पहले अनंत भेज रहे तो एन का मान कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। कहाँ से जा रहा है, पहले से जा रहा है तो प्लस में क्या हो जाएगा जाकर, प्लस देखिए होता क्या है, माइनस जब यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा जाकर। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 अपान में इन्फिनिटी, इसका मान 0 हो जाएगा तो बचेगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयनन विभव कितना हो जाएगा, आयनन विभव की बात करें तो 54.4 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54.4 वोल्ट हो जाएगा आयनन विभव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 खा। एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। तो हम बताए भी थे अवतल लेंस में R1 को माइनस में लेते हैं, R2 को प्लस में लेते हैं। तो R1 बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर, R2 बराबर प्लस का 30 सेंटीमीटर। एन कितना दिया गया, 1.5 1.5। पूछा गया है कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी का सूत्र होता है 1 अपान एफ बराबर में n माइनस 1 अपान में R1 माइनस का 1 अपान में R2। एन का मान 1.5 रख देते हैं, R1 का मान कितना रख देते हैं, माइनस का 30, R2 का मान प्लस का 30। जब प्लस करेंगे यहाँ पर जब प्लस करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -2 अपान में 300 हो जाएगा। और यहाँ जब घटा देंगे तो 0.5 हो जाएगा। हल करने पे एफ बराबर आएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 गा पर पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गा पर, नाभिक की द्रव्यमान संख्या से क्या तात्पर्य है। ठीक किसके बारे में बताना, द्रव्यमान संख्या के बारे में बताना है। यह परमाणु क्रमांक से किस प्रकार भिन्न है। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या। यानी द्रव्यमान संख्या ए बराबर क्या होता है, जेड और प्लस में एन होता है। जेड यानी प्रोटॉन होते हैं, एन क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं। या फिर ए बराबर लिख सकते हैं एन प्लस में पी, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। जबकि परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु क्रमांक जो होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 घा, नाभिकीय संलयन से संबंधित कोई समीकरण दीजिए। देखिए नाभिकीय संलयन क्रिया होती क्या है, जब 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिक संयोग करके किसी बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब संयुक्त होना, जुड़ जाना। तो देखिए ये ड्यूटेरियम यानी 2 ड्यूटेरियम के नाभिक थे, संयोग किए, एक ट्राइटियम बना लिए यानी 1H3 बना लिए। अब देखिए 1 और 1 2 प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक 2 है, तो 1 और 1 2 यहाँ भी हो गया, 2 और 2 4 है, तो 3 यहाँ पर, तो 1 यहाँ भी लगाना पड़ेगा, तो 3 1 4 हो जाएगा। प्लस में 4 MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। इसी हिसाब से दूसरे में देख लेते हैं। 1 ट्राइटियम हो गया क्योंकि 3 है, और 1H2 ड्यूटेरियम हो गया, जब जुड़ेगा जाके तो 2He4 यानी हीलियम नाभिक बनेगा। प्लस में देखते हैं 1 और 1 2, तो 2, 3 और 2 5 है, 4 यानी 1 और जोड़ना पड़ेगा, तो 0N1 यानी ये क्या है, न्यूट्रॉन निकल गया है और ऊर्जा हो गई 17.6 MeV उत्पन्न हो गई। जब ये हो गया है। अगले क्वेश्चन नंबर 2 डा पर आते हैं। दिया गया है 2 वोल्ट तक का विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है।
तो जब भी न्यूमेरिकल को हल करें तो सबसे पहले उस सवाल को कम से कम 1 या 2 बार पढ़ लें अच्छी तरह से, और ये ज्ञात कर लें कि उसमें क्या दिया गया है और क्या हमसे पूछा गया है। तो देखते हैं, V हमको दिया गया है 2 वोल्ट, धारिता C बराबर दिया है 10 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज करने के लिए 10 की घात -6 से गुणा कर देते हैं। अब पूछा गया है कि संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, तो U बराबर होता है 1/2 CV²। U बराबर होता है 1/2 CV²। स्थितिज ऊर्जा के 3 सूत्र हैं, लेकिन ये सूत्र इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमको C और V की वैल्यू दी है। तो U बराबर 1/2 CV²। तो मान रखेंगे 1/2 ऐसा ही रहेगा। C का मान 10 × 10⁻⁶ है, B² में 2 का वर्ग यानी 4 है। हल करेंगे तो U बराबर आ जाएगा 2 × 10⁻5 जूल। अगला 2 डा, ये कौन सा है, आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसको हमको नहीं पढ़ना है। अब आते हैं खंड सा पर। खंड सा शुरुआत होता है क्वेश्चन नंबर 3 का। प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन प्रति कूलम तथा वोल्ट प्रति मीटर एक ही भौतिक राशियों के मात्रक हैं, उस भौतिक राशि का नाम भी लिखिए। फिर ध्यान देखिए, यानी न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर एक ही भौतिक राशियों के मात्रक हैं, ये बताना है, और दूसरा उस पर भौतिक राशि का नाम बताना है कि नाम क्या होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है F/Q। F है न्यूटन में, Q है कूलम में। तो पहले से ही समझ में आ रहा होगा ये किस भौतिक राशि का नाम क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको E से प्रदर्शित करते हैं। एक मात्रक कन्फर्म हो गया। दूसरे पे, यदि वैद्युत क्षेत्र E के किसी बिंदु से D दूरी पर स्थित आवेश पर वैद्युत विभव B हो, तब E बराबर हो जाएगा V/D। B क्या है, वोल्ट में है, D किस में है, मीटर में। तो दूसरा मात्रक भी देख लेते हैं, कौन सा दिया गया है, वोल्ट प्रति मीटर, और ये भी किसका मात्रक है, इस E का मात्रक है। तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों मात्रक किसके हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के मात्रक है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 खा। दिया गया है 200 वोल्ट, तो B बराबर कितना है, 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक, यानी ये B1 बराबर कितना है 200 और B2 बराबर कितना 250, और B1 से B2 पर जा रहा है। आवेशित कण के गति करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी कमी आती है, 10 जूल की कमी आ जाती है। तो डेल्टा U बराबर कितना हो जाएगा, 10 जूल हो जाएगा। उस कण का आवेश ज्ञात करना, उस कण का क्या बताना है, आवेश। सूत्र देख, स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है 1/2 QV, 1/2 QV होता है। ठीक, अब स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा हमको परिवर्तन चाहिए, या स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा बात एक ही है, उनमें परिवर्तन चाहिए। तो डेल्टा यहाँ लगेगा तो आवेश तो बदलेगा नहीं, क्या बदलेगा, विभवांतर बदलेगा। तो डेल्टा U का मान 10 दे रखा है, 1/2। Q कौन सा कण है, Q तो पूछा ही गया है, हाँ आवेश की मात्रा पूछी गई, छोड़ देंगे। डेल्टा V का मतलब क्या है, B2 माइनस का V1। सबके मान लगाएंगे, जब हल करेंगे तो Q बराबर आ जाएगा 0.4 कूलम या 0.4 C आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 गा दिया गया है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियों का उल्लेख कीजिए। बहुत आसान और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर 1 आती है परमाणु के स्थायित्व के संबंध में, यानी परमाणु स्थायी है या नहीं है, इसके संबंध में रदरफोर्ड के मॉडल में 2 कमी मिलती। तो पहली है परमाणु के स्थायित्व के संबंध में, त्वरित आवेश कण ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, अतः नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते इलेक्ट्रॉनों से विद्युत चुंबकीय तरंगें लगातार उत्सर्जित होनी चाहिए, अतः इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा ह्रास होने के कारण अंततः इलेक्ट्रॉनों को नाभिक में गिर जाना चाहिए। इस प्रकार परमाणु का स्थायित्व नहीं हो सकता। रदरफोर्ड ने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं तो वह
ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और करते किस रूप में है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में। अब जब ऊर्जा घटेगी जाकर, तो ऊर्जा जब लॉस होगा जाके, तो इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या कम होती चली जाएगी, और जैसे जैसे ऊर्जा घटती जाएगी त्रिज्या का पथ कम होता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जैसे ऊर्जा शून्य होगी वही इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, स्थायी नहीं होगा। तो ये किसने बताया था, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में बताया गया था। ठीक, ये पहला वाला कमी थी। दूसरी कमी को देख लेते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की दूसरी कमी क्या है, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध, यानी रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में दूसरी कमी इस मॉडल में मिलती। कौन सी देखते हैं, इलेक्ट्रॉनों की वृत्तीय पथ की त्रिज्या लगातार परिवर्तित होने के कारण घूमने की आवृत्ति भी बदलती रहती। बिल्कुल सही बात है, पहला बड़ा पथ होगा तो आवृत्ति कम होगी, जब पथ छोटा हो जाएगा तो आवृत्ति ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि एक सेकंड में दोलन की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। अर्थात इलेक्ट्रॉन सभी आवृत्तियों की विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्सर्जित करेंगे। भाई क्या होगा, जैसे जैसे त्रिज्या घटती गई, ऊर्जा घटती गई, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, आवृत्ति बदल गई। आवृत्ति बदल गई तो भिन्न भिन्न आवृत्ति की प्रकाश तरंगें उत्सर्जित करेंगे, परंतु वास्तव में परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत न होकर रेखिक होता है। लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार ये परमाणु का स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए, लेकिन पाया गलत गया, क्योंकि परमाणु का स्पेक्ट्रम होता है वो रेखीय होता है, लीनियर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 का घ दिया गया, कार्यफलन की परिभाषा लिखिए, यानी W की परिभाषा बतानी, उसका मात्रक बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर रखे कार्यफलन कहलाता है। देख लेते हैं, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, यानी धातु से हमको इलेक्ट्रॉन क्या कराना है, उत्सर्जित कराना है, उस धातु का कार्यफलन कहलाता है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जूल होता है, क्योंकि एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है, क्योंकि यह एक प्रकार की ऊर्जा है। तो W बराबर हो जाएगा h न्यू नॉट, और W बराबर हो जाएगा hc अपन में लैम्डा नॉट हो जाएगा। अब आते हैं खंड दा पर और क्वेश्चन 4 का की बात करते हैं। देखते हैं, वायु के सापेक्ष किसी द्रव के अपवर्तनांक का वायु में प्रकाश की चाल, द्रव में प्रकाश की चाल से संबंधित व्यंजक लिखना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, द्रव में स्थित किसी वस्तु की आवासीय गहराई के लिए सूत्र का निगमन भी करना है। कम से कम 3 नंबर में ये क्वेश्चन आया होगा। देखते हैं, यदि माध्यमों 1, 2 में प्रकाश की चालें क्रमशः कौन सी हैं, V1, V2 हैं, तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसका निकालना है, 2 का, यानी N2 किसके सापेक्ष में, 1 के सापेक्ष में। तो 1N2 हो जाएगा बराबर में V1 अपान में V2, यानी जो पहले आया वो ऊपर जाएगा, जो बाद में आया वो नीचे चला जाएगा। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी तरंगदैर्ध्य बदल जाती है, क्योंकि इसकी चाल बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं परिवर्तित होती है। तब सूत्र से आते हैं B बराबर L लैम्डा से। अब सूत्र आते हैं V बराबर न्यू इंटू लैम्डा से। तो वही V बराबर न्यू इंटू लैम्डा, तो V1 बराबर हो जाएगा न्यू इंटू लैम्डा 1, V2 बराबर न्यू इंटू लैम्डा 2। न्यू सेम है क्योंकि आवृत्ति सेम रहती है, भाग दे दीजिए। तो 1N2 बराबर हो जाएगा V1 अपान में V2, और बराबर में हो जाएगा लैम्डा 1 अपान में लैम्डा 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। V1 बराबर हो जाएगा V1 अपान V2 बराबर में लैम्डा 1 अपान में लैम्डा 2। आवासीय गहराई के लिए सूत्र, ध्यान से सुनिए, आवासीय गहराई के लिए सूत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान से समझें। माना एक बिंदु वस्तु
माना एक बिंदु वस्तु O है, n अपवर्तनांक वाले द्रव में h गहराई पर स्थित है। तो O एक बिंदु है, इस द्रव का अपवर्तनांक कितना है, n है, और कैपिटल H गहराई पर स्थित है। O से चलने वाली आपतित प्रकाश I कोण आपतित करती है, यानी O से प्रकाश किरण जो चलती है वो अविलंब पर कितना कोण बनाती है, I कोण बनाती है, और अविलंब से दूर हटकर स्मॉल r कोण पर AB की दिशा में चली जाती है। अब क्या हुआ, यही किरण टकराएगी जाके अविलंब से, और अविलंब से दूर इसलिए हट जाएगी क्योंकि बाहर का माध्यम विरल है, बिगड़ जाएगी और दूर हटकर AB की दिशा में चली जाती है। यहाँ से यहाँ तक वाली OC किरण है। दूसरी प्रकाश किरण OC सीधी निकल जाती है, AB किरण को पीछे हटाने पर I पर प्रतिबिंब बनाती है। अगर AB को पीछे हटाएं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, I पर बनेगा, जिसकी गहराई मुख्य पृष्ठ से स्मॉल h है, जबकि वस्तु की गहराई कैपिटल H है और h स्मॉल h क्या है, आवासी गहराई। h क्या है, स्मॉल h आवासी गहराई। तो स्नेल के नियम से साइन I अपान में साइन R बराबर में n2 अपान में n1, n2 अपान में n1, क्योंकि दूसरे माध्यम से किस में जा रही है, पहले माध्यम से जा रही है दूसरे में, बराबर n वायु अपान में n माध्यम। वायु का अपवर्तन कितना होता है, 1 होता है, माध्यम का n रहेगा, तो इसमें n बराबर हो जाएगा साइन R अपान में साइन I। कोण I व R बहुत छोटे हों, बहुत छोटे हों। अब कोण I व R अगर बहुत छोटे होंगे तो एक दूसरे बराबर हो सकते हैं, तो साइन I बराबर tan I हो जाएगा, साइन R बराबर लगभग में tan R हो जाएगा। मान रख देते हैं इसमें उठाकर, तो हल करेंगे तो आ जाएगा CO अपान में I CI, CO अपान में CI। आगे बढ़ते हैं। अब अपवर्तनांक का सूत्र देख लेते हैं। n बराबर होता है h अपान में स्मॉल h जाकर, कैपिटल H अपान में स्मॉल h जाके। अब आया कहाँ से देख लेते हैं इसको, तो n बराबर होता CO अपान में CI, CO अपान में CO दिया गया है कैपिटल H और CI दिया गया है स्मॉल h, तो कैपिटल H अपान में स्मॉल h हो जाए। हमको चाहिए है विस्थापन दोनों के बीच में, की प्रतिबिंब और वस्तु में विस्थापन बीच में कितना हो गया, तो OI बराबर हो जाएगा OC माइनस का IC। सबके मान रख देंगे तो OI बराबर आ जाएगा H 1 माइनस का 1 अपान n जाकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद जरूर करें इसे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 4 खा। एक प्रकाश विद्युत पदार्थ का कार्यफलन कितना दिया गया है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उस प्रकार की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए जिसके लिए स्तंभ स्टॉपिंग पोटेंशियल 2.5 वोल्ट है जाकर। तो पहले क्या दिया है, संस्तब्ध विभव, तो पहले W नोट कर लिए, लैम्डा नोट निकालना है, और V नोट इसलिए नोट कर लिए क्योंकि दिया गया है 2.5 वोल्ट। अब आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है, तो E के बराबर W प्लस में EV नॉट, E के बराबर हो जाएगा W प्लस में EV नॉट, E के बराबर हो जाएगा W और प्लस में EV नॉट जाके मान रख देते हैं सबके। E के का मान हो जाएगा HC अपान में लैम्डा, W ऐसा ही रहने दीजिए, दिया गया है EV नॉट, इसको भी ऐसा रहने दीजिए। ठीक, हल करते हुए पहुंचते हैं यहाँ पर, W का मान रख देंगे और EV नॉट का मान रख देंगे, तो हो जाएगा HC अपान लैम्डा बराबर में 6.5 गुणा 10 की घात 1.6, तो HC अपान लैम्डा आ जाएगा 6.5 गुणा 1.6 गुणा में 10 की घात -19 जाके आ जाएगा फाइनल में। लैम्डा बराबर हो जाएगा HC, सभी के मान लगा देंगे, HC सभी के मान लगा देंगे, मान लगा देंगे। H का मान होता है 6.6 गुणा 10 की घात -34, C क्या होता है 3 गुणा 10 की घात 8, और डिवाइड किया दिया गया है 6.5 गुणा 10 की घात 6.5 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19।
हल करें तो आ जाएगा लैम्डा बराबर 1.9 गुणा 10 की घात -7